हेलो बच्चों। मैं आज स्टार्ट करवा रही हूँ मतलब मैंने क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनाइन तक मतलब चार्जिंग लिगेंड्स तक बता दिए थे। आज मैं स्टार्ट करवाऊंगी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो हमें कंपाउंड देगा और हमें उसकी नेमिंग करनी है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वो आपको नेम देगा और आपको उसका कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगी कि मैं आपको कंपाउंड का नेम देंगे और उससे आपको केमिकल कंपाउंड बनाना है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं क्या कि कैटाइन फर्स्ट फॉलोड बाय एनाइन, कि हमेशा कैटाइनिक पार्ट को किसी भी कंपाउंड में पहले लिखा जाता है और एनाइनिक पार्ट को बाद में। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, कभी भी आप देखना ऐसे लिखा हुआ था NaCl, ऐसे नहीं लिखते कि वो ClNa। ठीक है, बीच में मैंने पहले से लिख रखा है, मैं ट्यूशन पे पढ़ा के इसमें पहले से लिख दिया। ठीक है, आगे से पेंसिल से लिख के रब कर दिया करूँगी। अब देखो NaCl है, Na बाद में लिखे और Cl पहले लिखे, तो ऐसा हमने कभी भी किसी भी केमिस्ट्री में कहीं पे भी NaCl का ऐसे फॉर्मूला नहीं देखा। हमने हमेशा देखा है कि NaCl यानी कि पॉजिटिव पार्ट पहले आता है, नेगेटिव पार्ट यानी कि कैटाइन पहले आता है, एनाइन बाद में आता है। इस केस में भी अगर अपने पास इस तरीके से कंपाउंड आ रहा है तो जो पहले ये जो पोटाशियम है, ये जो काउंटर लिगेंड है, इसको हम बोलेंगे कैटाइन। ठीक है, और जो ये अपना स्फीयर आएगा इसको हम बोलेंगे एनाइन। समझ में आ गई? ये कैटाइनिक पार्ट है, ये एनाइनिक पार्ट है। और दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि ये आ गया। अब इस केस में देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कंपाउंड पहले और क्लोरीन बाद में है, तो ये जो अपने पास लिगेंड होगा ना, ये होगा एनाइन की तरह, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इधर पोटाशियम पे +1 होता है। और स्फीयर जो होगा ना वो कैटाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर इसके ऊपर +4 चार्ज है तो इसके ऊपर -4 होना चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या किया अभी तक, न्यूट्रलिटी को गेन करवाया है ना। ये पढ़ा आज तक कि एटम कोई भी होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो, सॉरी, वो हमेशा न्यूट्रलिटी को गेन करता है। मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, इस पे नेगेटिव, MgCl2 इस पे 2 पॉजिटिव, एक क्लोरीन पे 1, 2 क्लोरीन पे -2। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अपने पास सेकंड पॉइंट है इसमें, फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल एटम फर्स्ट, हमेशा सेंट्रल एटम को हम स्फीयर के अंदर पहले लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये दे दिया हमें पॉलीएटॉमिक अनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। जैसे कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा, मेटल है ये, तो इसको मैंने पहले लिख दिया। अब मेरे पास इसमें 2 लिगेंड्स हैं, तो इसको हम अमाइन बोलते हैं, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं। अमाइन में A पहले आता है ना, नाइट्रो का N बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली। तो लिखने के साथ साथ कंपाउंड को भी जब हम अरेंज करते हैं तो इसी तरह से अरेंज करना है। अमाइन तो NH3 पहले लिखा, नाइट्रो इसलिए NO2 बाद में लिखा। ठीक है, फिर इसने बोला है कि नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे को ये ना 3 नंबर अच्छे से दिखाना था, अदरवाइज ये ऐसे चिपका हुआ होता है NO2 3, इनके बीच में इतना गैप नहीं दिखता। ठीक है, इस तरीके से अब हमें करनी है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है, अब वो आपको कंपाउंड देगा, आपको उसका नेम लिखना। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेप्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। पहला स्टेप, कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट, हमेशा कैटाइन को हम पहले लिखते हैं, चाहे हम कॉम्प्लेक्स बनाएं या फिर हम जो भी बनाएं। फॉलोड बाय एनाइन, यानी कि उसके बाद क्या आना चाहिए, एनाइन, वेदर इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। सेकेंड पार्ट, सेकेंड रूल, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन, जब भी हम नेमिंग करते हैं तो लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक्वा है, कहीं पे वाटर है लिगेंड, कहीं पे साइनाइड ग्रुप है, इसको हम सैनो बोलते हैं, इसको हम एक्वा बोलते हैं। तो एक्वा का A पहले आता है अल्फाबेट में, सैनो का C बाद में आता है। तो जब हम इसका नेम देंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्वा सैनो। ठीक है, पहले एक्वा फिर सैनो, चाहे भले ही ऐसे लिखा हुआ हो ये। तो अब इसने थर्ड रूल क्या बोला है,
अगर कोई लिगेंड 2, 3, 4 इससे ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर है, ब्रैकेट में 4 है, 4 बार है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा। 3 बार है ट्राईअमीन। ठीक है, 4 बार होता तो टेट्रामाइन, मैंने यहाँ 4 लिख दिया टेट्रा के लिए, ट्राई क्योंकि 3 लिया है ना इसको, ट्राईअमीन। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, इफ लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन्स एनी दीज प्रीफिक्स यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, अगर किसी भी लिगेंड के नेम के अंदर ऑलरेडी डाई, ट्राई आया हुआ है, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, PPH3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, ये इसका नाम है, तो इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई है, इसके नाम में ऑलरेडी डाई है, डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, है ना। तो इनके नाम, लिगेंड्स के नाम के अंदर ही डाई, ट्राई है, तो ऐसे केस में हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन, इसके अंदर पहले ही नेम में डाई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बिस डाई इथाइलिन डाइअमीन। ये 2 बार है तो इसको हम डाई नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, बिस ट्राईफिनाइल फोस्फीन, इसको हम इसका नाम देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास आती है 4th पॉइंट, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैट, अगर कॉम्प्लेक्स आयन एक कैटाइन का काम कर रहा है, द मेटल इज नेम सेम एज द एलिमेंट, तो मेटल को हम हमेशा एलिमेंट की नेम से ही लिखते हैं। अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स एनाइन का काम कर रहा है तो उस केस में हम मेटल के पीछे 8 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पहले है तो इसकी नेमिंग करो, इसको हम क्या करेंगे, ये अपने पास एसिड एक्वा का ए पहला होता है, क्लोरीन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अगर काउंटर लिगेंड पहले हैं तो पहले, बाद में है तो बाद में, क्यों, क्योंकि कैटाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स पहले लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन की तरह काम कर रहा है तो इसको पहले लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखो काउंटर लिगेंड पहले तो ये कैटाइन की तरह काम करता, इसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, ये पहले ही मैं बता चुकी, इसको मैं क्या करूँगी, नाम कैसे दूंगी, एक्वा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, इसको हम क्रोमियम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पहले है, तो कॉम्प्लेक्स अगर कैटाइन की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो मेटल को उसके नेम से ही लिखते हैं, जैसे क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बाद में हो यानी कि एनाइन की तरह काम कर रहा हो तो उस केस में मेटल के नाम के पीछे 8 लग जाता है, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, पोटाशियम, हेक्सासियानो, फेरेट, अगर ये पहले होता तो इसको हम क्या बोलते, आयरन ही लिखते। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेंगे। अब देखो कुछ नेम है, उनका नेम तुम्हें करना है, तो ये एग्जांपल देख लेना, इनका तुम्हें खुद करके दिखाना है। मैं एक बार शो कर देती हूँ, मैंने इसका नाम भी लिख दिया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, और इसको आप पोज करके देख लेना। ठीक है, अब मेरे पास स्टार्ट आता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स आर 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम, कई बार क्या होता है नोट्स बनाते हैं जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत हो जाती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले तो हम पढ़ते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग हो, एटम की अरेंजमेंट अलग हो, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप्स के हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट एंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर करवाऊंगी, ये ईजी है, पेपर में कभी भी आप देख लेना, ईजी चीज़ तो आती नहीं, वो चीज़ आती है जो आपको आती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो आपको टफ लगती है। अगर आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों आते हैं तो आपको पेपर इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपके पेपर में एक्चुअल में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं आता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है तो आपको, और पेपर में आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाए तो आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मैं भी स्टूडेंट थी, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, तो हम पहले
एक्चुअल में मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कंपैरिजन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ईजी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको करवाऊंगी, फिर मैं इसको करवाऊंगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट बताए थे मैंने, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट एंड आयनाइजेशन। तो पहले मैं आयनाइजेशन करवा रही हूँ। आयनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, वाओ। देखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अकर इन कॉम्प्लेक्सेस विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो होता है, लेकिन वो हर बार पानी में घुलने या सॉल्यूशन के घुलने के बाद आयनाइज्ड अलग अलग तरीके यानी कि अलग अलग आयंस को देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया मेरे पास ये कंपाउंड है, इसको मैं एक बार पानी में घोलूँ तो मुझे वो सल्फेट आयन बाहर दे दे, और ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, अगर बोलते हैं ना कि जैसे H2SO4 दो H पॉजिटिव बाहर निकाल दिए तो SO4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, SO4 2 नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है जितना हम पॉजिटिव बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने सल्फेट को बाहर निकाला, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया, तो पूरे कंपाउंड पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्यूशनाइज करूँ तो ज़रूरी है वो हमें ब्रोमीन दे, सल्फेट दे, वो हमें ब्रोमीन भी दे सकता है। फ़र्क इतना है कि हम ब्रोमीन को बाहर निकाल लेते हैं, इस केस में सल्फेट को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रोमीन दे देगा, यानी कि हर बार सॉल्यूशन बनाते टाइम अब वो हमें अलग अलग आयंस दे, तो उसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर इसमें दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि बोथ दिस कॉम्प्लेक्सेस शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, उतना ही अमोनिया, उतना ही ब्रोमीन, उतना ही सल्फेट है, एक ही कोबाल्ट है, ठीक है। सिर्फ आयनाइज वो अलग अलग तरीके से हुआ है। वो क्यों हुआ, इसको हम अलग अलग तरीके से करके दिखाते हैं। अगर मैं इस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर घोल दूं तो सिल्वर सल्फेट के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है। तो उस केस में ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगी। लेकिन अगर मैं बैरियम क्लोराइड की इसके साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये आयनाइज होकर, अगर सल्फेट बाहर है तो सल्फेट आयन बाहर निकालेगा, बैरियम क्लोराइड टूट जाएगा Ba2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव के अंदर, तो क्लोरीन इसके अंदर जुड़ जाएगा और सल्फेट आयन बैरियम के साथ प्रेसिपिटेट बना देते हैं वाइट कलर के, PPT, ठीक है। अगर ब्रोमीन अपने पास सॉल्यूशन में, अगर इस तरीके से मैंने आइसोमर बनाया कि ब्रोमीन को मैंने बाहर लिख दिया, उसको मैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाऊँ तो अब सिल्वर ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बना सकती है, ठीक है। तो उस केस में ये इस तरह का कंपाउंड बना देगी, AgBr, ब्रोमीन की सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, इसका पेल येलो PPT बनता है। और अगर मैं इसको BaCl2 के साथ करवाऊँ तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता। अब कहोगे कि मैडम BaCl2 में BaBr भी तो बन सकता है, लेकिन नहीं बनता, प्रेसिपिटेट ही फॉर्मेशन नहीं होंगे, तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन में वो अलग अलग आयनाइज होती है। उसके बाद अपने पास आता है हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। वो क्या होते हैं कि दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से में अलग अलग तरीके से निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि ये ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। कोऑर्डिनेशन होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो अपने पास लिगेंड होते हैं ना, टोटल नंबर वो 6 अंदर है, ये है, ठीक है। इसको मैं अलग अलग तरीके से बना सकती हूँ। मैं 2 क्लोरीन बाहर रख लूँ, 1 क्लोरीन अंदर ले लूँ तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकती हूँ। मैं तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर ले जा सकती हूँ, 6 और 3 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स रखना है 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, ठीक है। इसको हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बेटा वीडियो अपनी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो बाकी के जो 2 हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है।